संदरगढ़ नामी बस्ती अपनी हरियाली और सुकून की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी। वहाँ के लोग सादा लौह थे। इसी गांव में सूरज नाम का एक किसान रहता था, जो अपनी बीवी सोनाली और 9 साला बेटे राहुल के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। खेती बाड़ी ही उसकी आमदनी का वाहिद जरिया था। अरे बे सोनाली, तुमने अब तक रोटी बांधी या नहीं? तुम तो जानती हो खेत पर पहुंचने में मुझे वैसे ही देर हो चुकी है। और हाँ, राहुल उठ गया या अभी तक ख्वाब देख रहा है? लीजिए, ये रहा आपका खाना। आज मैंने खास तौर पर आपके लिए गोभी बनाई है। अभी शिकायत मत कीजिएगा कि मैं आपकी पसंद का ख्याल नहीं रखती। गोभी की महक बता रही है कि जायका लाजवाब होगा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ, वक्त काफी ज्यादा हो गया है। सूरज अपना सामान उठाकर खेतों की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में उसे अपने पुराने साथी शंकर और संतोष खड़े नजर आए। अरे सूरज मियाँ, आज तो लगता है भाभी ने खाना बनाने में काफी वक्त लगा दिया। खेत जाने में इतनी ताखीर? हाँ यार, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। मगर तुम दोनों यहाँ रास्ते में खड़े होकर किस गहरी सोच में गुम हो? काम धंधे पर नहीं जाना क्या? नहीं, काम पर तो जाना है। असल में हम मौसम के बारे में बात कर रहे थे। सुना है इस बार सर्दी पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। अरे अरे भाई, सर्दी तो हर साल ही आती है, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? कहीं तुम दोनों को ये फिक्र तो नहीं खाई जा रही कि ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा? मजाक छोड़ो सूरज, खबर पक्की है कि इस बार हड्डियां जमा देने वाली सर्दी पड़ेगी। पिछले साल भी कई लोग ठंड से मर गए थे और इस बार तो हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। बिल्कुल, और हमारी जेबें इतनी गर्म नहीं है कि हम महंगी रजाइयाँ और कंबल खरीद सके। मुझे तो अपने बच्चों की फिक्र है। पिछली बार ही बड़ी मुश्किल से बचत हुई थी, इस बार खुदा जाने क्या होगा। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। खैर, इस मसले पर बाद में सोचेंगे। अभी मुझे खेत पहुंचना है, वहां बहुत काम बाकी है। सूरज वहां से चला तो गया, लेकिन दोस्तों की बातों ने उसके दिमाग में लालच का बीज बो दिया था। काम के दौरान उसे एक शैतानी तरकीब सूझी। अगर वाकई इतनी शदीद सर्दी पड़ने वाली है तो ये मेरे लिए नोट छापने का बेहतरीन मौका है। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काटकर जखीरा कर लूं। जब लोगों की कल्फियां जमेंगी तो मैं मुंह मांगी कीमत पर लकड़ी बेचूंगा। अगर ये मंसूबा कामयाब रहा तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसी शाम सूरज घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। खैर तो है, आप वक्त से पहले ही घर वापस आ गए। तबीयत तो नासाज नहीं? नहीं सोनाली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल रास्ते में दोस्तों से पता चला कि इस बार कयामत की सर्दी पड़ने वाली है। बस इसीलिए मैंने एक मंसूबा बनाया है कि मैं अभी से जंगल की सूखी लकड़ियां जमा करना शुरू कर दूं। जब शदीद ठंड होगी तो हम इसे बेचकर खूब मुनाफा कमाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अक्लमंदी की बात है। मान गई आपको सूरज जी, आपका जहन तो कारोबारी लोगों जैसा चलता है। बस अब तुम ये राज अपने तक ही रखना। अगर किसी को भुनक भी पड़ गई तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। आप बेफिक्र रहें, मेरे पेट से बात बाहर नहीं जाएगी। अगले ही दिन से सूरज ने अपनी मुहिम शुरू कर दी। वो रोज कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियों का ढेर लगा देता। एक दिन शंकर और संतोष ने उसे रोक लिया। सूरज भाई, आखिर मामला क्या है? तुम रोजाना इतनी लकड़ियां काटकर कहाँ ले जाते हो? क्या बताऊं यार, मेरी बीवी को आजकल नए नए खाने बनाने का शौक चढ़ा है। अब इन पकवानों के लिए चूल्हा जलाने को लकड़ी तो चाहिए ना। बस इसीलिए ये मेहनत करनी पड़ रही है। कमाल है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि भाभी को कुकिंग का इतना शौक है। चलो खैर, तुम कह रहे हो तो सच्ची हो। दोस्तों को सूरज की बात कुछ हजम नहीं हुई, मगर वो खामोश रहे। दिन गुजरते गए और सूरज के गोदाम में लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया। जब सर्दी का मौसम शुरू हुआ तो सूरज ने घर के बाहर एक बोर्ड लटका दिया, लकड़ी 10 रुपए किलो। गांव वालों को फौरन समझ आ गया कि सूरज रोजाना जंगल क्यों जाता था। देखा तुमने सूरज की चालाकी? ये जंगल की मुफ्त लकड़ी हमें पैसों में बेच रहा है। हाँ, जब हम पूछते थे तो बहाने बनाता था, लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं हैं। हम उससे लकड़ी क्यों खरीदें? अरे तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? सूरज से 10 रुपए किलो लकड़ी खरीदने से बेहतर है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और हम भी सूखी लकड़ियां काट कर ले आएंगे।
जब ये खबर सूरज तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। सोनाली, गजब हो गया। गांव वाले कल खुद जंगल जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो अपनी लकड़ी ले आए तो मेरा ये सारा जखीरा मिट्टी हो जाएगा, मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, बस ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हैं। इसी रात खौफनाक तूफान आया और शदीद बारिश शुरू हो गई। बारिश ने जंगल की तमाम सूखी लकड़ियों को गीला कर दिया। अब वहां जलाने के लिए एक तिनका भी खुश्क न बचा था। सुबह जब बारिश थमी तो सूरज की खुशी का कोई ठिकाना न था। देखा सोनाली, किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। बारिश ने गांव वालों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अब उनके पास मुझसे लकड़ी खरीदने के सिवा कोई रास्ता नहीं, और अब मैं 10 नहीं बल्कि 50 रुपए किलो के हिसाब से बेचूंगा। खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करें, 50 रुपए बहुत ज्यादा है। ये गरीबों को लूटने वाली बात है। मेरी माँ ने तो पुराने रेट पर ही बेचे, अल्लाह बरकत देगा। तुम मुझे कारोबार मत सिखाओ। उन लोगों ने भी तो चालाकी दिखाने की कोशिश की थी ना। ये कुदरत का इशारा है कि मैं उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल करूं। मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा। सूरज ने फौरन बाहर जाकर पुराने बोर्ड पर 50 रुपए किलो लिख दिया। गांव वाले ये देखकर खून के घूंट पी कर रह गए, मगर मजबूरी थी। ठंड जानलेवा थी और सूखी लकड़ी सिर्फ सूरज के पास थी। सूरज का कारोबार चमक उठा। वो दोनों हाथों से दौलत समेटने लगा। दौलत के साथ साथ उसके लहजे में तकब्बुर और गुरूर भी आ गया। एक दिन एक ज़ईफ औरत कांपती हुई उसके दरवाजे पर आई। बेटा, सर्दी से मेरा बुरा हाल है। मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं और ना ही लकड़ी खरीदने के पैसे हैं। अल्लाह के वास्ते मुझे थोड़ी सी लकड़ी दे दो ताकि मैं रात गुजार सकूं। ये कोई खैराती इदारा नहीं है। मैंने जंगल में खून पसीना बहाया है, तब जाकर ये लकड़ी जमा की है। मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। पैसे हैं तो बात करो, वरना रास्ता नापूं। बेटा, ऐसा मत करो। मैं दुआ दूंगी तुम्हें। अगर लकड़ी ना मिली तो शायद मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं। मुझे तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। मेरे पास बहुत पैसा है। जाओ यहां से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। बूढ़ी औरत नम आंखों के साथ बद्दुआ देती हुई चली गई। सूरज अपनी दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। अगले रोज उसे किसी काम से शहर जाना पड़ा। कान खोल कर सुन लो, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं। लकड़ी बेचने का हिसाब किताब ध्यान से रखना, और खबरदार, जो किसी को एक तिनका भी मुफ्त में दिया। आप लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। डरे उस वक्त से जब हालात बदल जाएं। अभी भी वक्त है, कीमत कम कर दें और दुआएं समेटें। बस बस, मुझे भाषण मत दो। मैं जो कह रहा हूं वही करो। अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। सूरज तकब्बुर में डूबा हुआ वहां से चला गया। पीछे घर में सोनाली और राहुल अकेले थे। सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। सोनाली घर के सहन में आग जलाकर बैठी थी, जबकि राहुल अंदर कमरे में खेल रहा था। कितनी सर्दी है, माँ भी बाहर बैठी है। मुझे गर्मी चाहिए। ये जो लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, मैं इनसे आग जला लेता हूँ ताकि सुकून मिले। मासूम राहुल को अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहा है। उसने जैसे ही एक लकड़ी को आग दिखाई, सूखी लकड़ियों के जखीरे ने फौरन आग पकड़ ली। देखते ही देखते शोले आसमान से बातें करने लगे। आग बचाओ, कोई है? राहुल बेटा बाहर आ जाओ। आग इतनी खौफनाक थी कि सोनाली अंदर जाने की हिम्मत न कर सकी। उसने गांव वालों को पुकारा, लेकिन सूरज के जुल्म और रवैये की वजह से कोई भी मदद को न आया। सब दूर खड़े तमाशा देखते रहे। इस भड़कती हुई आग ने न सिर्फ सूरज का घर और जमा की हुई लकड़ी राख कर दी, बल्कि उसका छोटा सा बेटा राहुल भी उस आग की नजर हो गया। कुछ घंटों बाद जब सूरज वापस लौटा तो वहां घर की जगह सिर्फ राख का ढेर था। सोनाली ने रोते हुए उसे पूरी दास्तान सुनाई। सूरज जमीन पर गिरकर धाड़े मारकर रोने लगा।
उसकी सारी दौलत, सारी अकड़ी हुई लकड़ी और उसका तकब्बुर सब कुछ खाक में मिल चुका था। उसे समझ आ गया था कि कुदरत की लाठी बेआवाज होती है